चलो ना साथियों, आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवन सिंह राणा। सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय मूल्यवासी। साथियों, आज हम ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं अपने BMTV यूट्यूब चैनल पर। पहली बार जो वामसेब के इतिहास में देखा जाए कि पहली बार इतना बड़ा बदलाव किया गया और एक तानाशाही नेतृत्व के विरोध में इतना बड़ा कहा जाए कि इतना बड़ा एक कैंपेन चलाया गया, उनको वामसेब से हटाया गया, वामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उसमें अहम भूमिका अगर देखी जाए तो BL मातंग सर की है। सर, मैं आपका BMTV यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, जिस तरह के वामसेब में उथल पुथल मची और उथल पुथल मचने के बाद में आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए कि आपने वामसेब को तोड़ने का सबसे अहम भूमिका, अहम रोल आपका है। आरोप लगाने वाले लोग वो इसलिए आरोप लगाते हैं कि सच्चाई सामने ना आ जाए। कम से कम मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, वामसेब में कोई तोड़फोड़ नहीं हो रहा है। वामसेब के कैडर का शिफ्टिंग हो रहा है। नेतृत्व से परेशान होकर लोग शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जो आरोप लगाते हैं वो गलत कैसे है बताना चाहता हूँ। 20 जनवरी 2021 से मैं पारिवारिक कारणों से और बीमारी की वजह से घर पर था, तो कम से कम 15 महीना इनको देकर गया था फील्ड में। क्लियर 15 महीना इनके पास था। अब इन 15 महीनों में उन्होंने जो उठा पटक की, वामसेब के सिद्धांतों के विरोध में जाकर, वामसेब के बायोलॉज के विरोध में जाकर, वामसेब के लेटर पैडों का इस्तेमाल कर सारा का सारा उन्होंने सिद्धांत विहीनता के आधार पर सारे निर्णय लिए। फॉर एग्जाम्पल, वामसेब का कोई भी राष्ट्रीय पदाधिकारी पॉलिटिकली मंच पर यहाँ जा नहीं सकता, हस्तक्षेप कर नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता वामसेब का लेटर पैडों का। तो उन्होंने किया सारा का सारा, आपके सामने है सारा। अपनी मिसिस को महासचिव बनाना, इंजीनियर चावला को बनाने का, उसके बाद स्टार कैंपिंग में अपना खुद का नाम लिखवाने का, अपना स्वयं जन्मदिन मनाने का, फिर कांग्रेस को CM PM बनाएंगे, नोट के बदले वोट के बदले नोट, सारा का सारा उन्होंने सिद्धांत विहीनता की भूमिका ली। इसलिए बहुत बड़ा असमंजस लोगों में पैदा हुआ। एक सर, ये सवाल असमंजस पैदा हुआ। ये जो सफोकेशन लोगों के बीच में आ गया, ये एक बहुत बड़ा एक कारण बना बदलाव का। तो जो लोग 35-40 साल उनकी ईमानदारी से अनुशासन में काम कर रहे थे, यकायक उनको उसके विरोध में जाने का कारण क्या रहा? तो सिद्धांतों के आधार पर लोगों ने अपना समय, बुद्धि, पैसा सब कुछ लगाया था, जीवन लगाया था, और सिद्धांतों को बचाने के लिए दोबारा लोगों ने अपना स्टैंड लिया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वामसेब में ये पहली बार नहीं हुआ है, 3-4 बार पहले हुए। खापड़ साहब के समय में भी हुआ, मनोहर कांशीराम साहब के समय में, जल्ली के समय में, तेजेंद्र सिंह जल्ली के समय में, और SF गंगवाने के संदर्भ में, और BD बोरकर के समय में भी। तो नेतृत्व जब उद्देश्य और विचारधारा से भटक जाता है, तब लोग उसके विरोध में विद्रोह करते हैं। वर्तमान ये सिचुएशन निर्माण हुई है। सर, जिस तरह से आप पर आरोप थे कि आप 1.5 साल तक घर के अंदर रहे, आपने बीमारी का एक बहाना बनाया संगठन को तोड़ने का मौका मिले आपको, ये आपको पर आरोप है। तो इसका मतलब अगर 1.5 साल में घर पर था और बीमारी का बहाना बनाया, वैसे सारे MRI के सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, और संगठन से परमिशन लेकर संगठन ने छुट्टी ग्रांट किया, 2 महीने की छुट्टी लिया, उसके बाद छुट्टी बढ़ाया MRI रिपोर्ट के साथ, और उन चिट्ठी दिया, और उन्हें जुलाई में बाकायदा लेटर दिया कि आप 9 अगस्त की तैयारी करिए, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप आपको करना नहीं है। लेकिन राजनीति में किसी प्रकार का रणनीति में हस्तक्षेप नहीं करना है। वो एक अधिकार वामन मेश्राम के पास है। उसके बाद रैली सफल हुई, अक्टूबर की रैली, नवंबर की रैली सफल हुई। इवन 24 नवंबर तक 2022 तक AB फॉर्म 5 राज्यों के 700 फॉर्म भिजवाए। तो 24 जनवरी 2022 में अगर मैं ये फॉर्म संगठन को दे रहा हूँ AB फॉर्म, और चुनाव भी लड़े हैं,
तो इस सारे पीरियड में तोड़फोड़ की भूमिका कहाँ नजर आती है? एक भूमिका और आपको आरोप लगाया जा रहा है लगातार सोशल मीडिया पे कि आपके ऊपर जो हार्ट स्पीच 2017 में केस लॉन्च किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, तो उस केस में आप जेल ना डालने की डर की वजह से आप आरएसएस से आप मिलकर वामसेप संगठन के आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपने जो हलफनामा दिया हुआ है अपने बीमारी का हलफनामा, वो झूठा बताया जा रहा है। जो लोग आरएसएस से गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसका सबूत उनके पास हो तो उपलब्ध करवाए। हमने सबूत उपलब्ध करवाया, उन्होंने माना कि कांग्रेस के दरवाजे पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको लेके गए थे। उन्होंने सीएम पीएम बनाने की बात की कांग्रेस का, उन्होंने कांग्रेस से वोट और नोट की बात की। नितिन राउत के कार्यक्रम में उन्होंने अभी मौजूदा हालत में, तो वो तो कांग्रेस के सारा का सारा सबूत है। वो मान नहीं रहे, वो बोलते रणनीति है। और हमारे पास अगर कोई सबूत है कि आरएसएस ने हमको मैनेज किया, आरएसएस की वजह से हम तोड़फोड़ करें, तो हमारा ये कहना है कि अगर केस हमारे ऊपर है तो दबाव हमारे पर आना चाहिए। तो वामसेप के सिद्धांतों के विरोध में आपको जाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या वामसेप प्रासंगिक नहीं है, चौथे नंबर पर है, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको चौथे नंबर के लोग चलाएंगे, अब इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दबाव अगर हमारे पर है और वामसेप की नीतियां वो बदल रहे हैं, तो ये तो लॉजिकली समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, उनके ऊपर दबाव है इसलिए हम नीति बदल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आप करोड़ों में बिके हुए हैं। वो तो आपके ऊपर भी आरोप लगा हुआ है कि 1 करोड़ में राणा जी आप बिक गए। वो तो मुझे आवाज़ उठाने को लेकर कि मैं जो सिद्धांत थे, जो बैराज के विरोध में काम हो रहा था, मेरी जिम्मेदारी थी कि लोगों के सामने लाया जाए। सच बात बताना कड़वी लगती है, ताकि कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि हमारी वजह से लोग हमसे नाराज होकर निकल रहे। उनकी समझदारी, ईमानदारी आज अवरोध पैदा कर रही है, इसलिए वो हमको छोड़कर जा रहे। ऐसा कोई बोलेगा नहीं तो आरोप ही लगाना है, ताकि दूसरों की इमेज बिगाड़कर अपनी इमेज सलामत रखने का एक तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रही सारे के सारे हम ये कह रहे कि चलो आपने आरोप लगाया, हम बिके हुए हैं, हम तोड़फोड़ करें, तो ईमानदार जो आपके लोग आपके साथ जो जुड़े हुए थे, इंपा, ट्रेड यूनियन, बहुत सारे दूसरे लोग, ईमानदार लोग, वो इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप ईमानदार लोगों को संभाल नहीं पा रहे। नहीं, आपने उन सब लोगों को करोड़ों में खरीदा है। अच्छा, वो सारे लोग मतलब बिका हुए, सारे लोग बिका हुए हैं। पूरे भारत में ये जो चल रहा है, पूरे राज्यों में, वो सारे लोग बिका हुए। आपकी डील बताई जा रही करोड़ों में हुई है, तो सभी लोगों को हिस्सा मिला होगा ना? हाँ, तो उसका सबूत आप मीडिया, अगर आपके पास मीडिया के लोगों के पास है तो तुरंत प्रभाव से वो दे नहीं रहे। उनका सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा हो रहा है लगातार, आपको कहा गया कि जो कटप्पा हैं, आपको नाम भी एक दिया गया कटप्पा, और जो फिल्म आई थी उसको लेकर आपको नाम निकाला गया कि कटप्पा संगठन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जो आरोप है कि वो कहते हैं कि ठोस तौर पर आप जेल ना जाएं, आप उसको बचने को लेकर आपने अपना इलाज भी कराया था अंबानी के अस्पताल में, ये भी आपके ऊपर आरोप गेडाम के द्वारा लगाया जा रहा है। हमारे पर केस है 11 जनवरी 2017। उसके बाद श्रीपाल के साथ 5 लाख की रैली की 18 में। उत्तर प्रदेश, बिहार के चुनाव में घूमे, 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में घूमे। ये सारा का कार्यक्रम उसके बाद के कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम होने के बाद 2020 में कोरोना का पीरियड आया। इसको लगातार संगठन को कहा गया और उन्होंने जांचा दिया कि नहीं आप टेंशन मत लीजिए, थोरात ने। उसके बाद संगठन के पास एक लायक वकील उपलब्ध नहीं है, लायक वकील उपलब्ध नहीं है। आप सोचकर हैरान हो जाओगे, बीएमपी के नेशनल प्रेसिडेंट, और केस लड़ने के लिए घर से 1 लाख रुपया लगाया गया और थोरात के अकाउंट में पैसा डाला गया पर्सनली केस के लिए। भैया आप पैसा ले लीजिए, हमारा केस लड़िए। जयपुर के एडवोकेट चक्रायत के अकाउंट में डाला गया पैसा। उसके बाद भी उसको पेंडिंग रखा गया कि 2 चेहरे चुनाव में नहीं होना चाहिए। इसलिए उन वकीलों को कहा गया कि आपको इस केस को पेंडिंग रखो, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा ब्लैकमेलिंग का तरीका अपनाया गया संगठन की ओर से, जबकि होना ये चाहिए कि भाई बीएमपी का केस है, बीएमपी के प्रेसिडेंट का, तो बीएमपी के अकाउंट से केस लड़ा जाए, पैसा
हाँ बराबर। उसके बाद भी तौरात ने लिख कर दिया, उसके सबूत आपको आपने भेजा। और भी वो सबूत है मेरे पास में। आप वकील, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष केस के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, इसके लिए केस डिले हो रहे हैं। तो वामन मेश्राम को ये केस डिले करने में क्या इंटरेस्ट था? अरे हो सकता हो वामन मेश्राम दूसरा कांसीराम के बनने के प्रोसेस में हो सकता है ध्यान ना दिया हो आपकी तरफ। तो पैसा वकीलों को हम लोग डाल रहे हैं घर से पैसा देने के बाद, और उनको मना करने के लिए ध्यान दे रहे हैं। इसको कुछ होना नहीं चाहिए। संगठन में बहुत सारे प्रचारकों को कहा गया कि जो आपकी पर्सनल समस्या है वो आपकी समस्या है, वो संगठन की थोड़ी समस्या है, तो आपको अपनी समस्या स्वयं सोल्व करनी तो उनको कहना चाहिए था भाई आप अपना समस्या को खुद ही डील करो, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनको कहना चाहिए आपका मैटर है, आप सोल्व करो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वकीलों को ये नहीं कहना चाहिए था कि इसको आप तारीख पर मौजूद मत रहो, आप क्या लोगे, वो पैसा हम दे देंगे, आप मौजूद मत रहो। अच्छा, ये भी कहा गया। मौजूद मत रहो, आपको क्या चाहिए। तो 35 साल लगाने के बाद अगर कोई नेतृत्व आपके मिशनरी कार्यकर्ता के ऊपर ऐसा करेंगे, उसके बावजूद भी हमने एक शब्द अभी तक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरोध में नहीं बोला है अभी भी, क्योंकि हमने बाकायदा जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद के लिए आज भी बरकरार है। रही बात बीमारी का, 1 रुपया भी हमने नहीं लिया है संगठन से, 1 रुपया भी ये नहीं कह सकते कि हमने लिया, जबकि अपनी मिसेस के खर्च बीमारी के लिए लाखों रुपया है। दादा के ऊपर खर्च करने के लिए वसूल किया जा रहे है। डी आर और साहब के ऊपर 5-4 लाख रुपया खर्च किया, तो उनका तो सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो वो भी वसूल करना चाहिए, वसूल करना चाहिए। तो आप पार्शलिटी का तरीका अपना रहे हो लोगों को, जो हमें अब मिलेगा उसके लिए वो सही है, जो हमें यहाँ नहीं मिलेगा ये अनुशासनहीनता है। ये दोहरा मापदंड संगठन में समस्या पैदा कर दी है। सर जिस तरह से आप पर एक आरोप है कि आपका जो इलाज हुआ वो मुझे कौन से अस्पताल में हुआ मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, वो बताया जा रहा है। कच्छ जिले का जनरल हॉस्पिटल। हाँ जनरल हॉस्पिटल। मालूम है सरकारी हॉस्पिटल को अडानी ने अडानी के अस्पताल एडॉप्ट किया, तो वो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है जनरल हॉस्पिटल। वो बता रहे हैं कि उसमें इलाज हुआ। हाँ, उसमें आपका इलाज हुआ क्योंकि पहले से आपकी सेटिंग हो चुकी थी। अब इलाज नहीं है, वो तो फ्री में इलाज है, सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है, वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हुआ है 1 रुपया लिए बगैर। और जिसको वेरीफाई करना है वो कर सकते हैं। अब अडानी ने 13 एयरपोर्ट ले लिया, लगा हुआ अडानी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और वामन मेश्राम प्रतिदिन फ्लाइट में घूम रहे। अगर अडानी के एयरपोर्ट से जा रहा है तो क्या अडानी उसका खर्चा उठा रहा है क्या? देखो वामन मेश्राम जो कुछ कर रहे हैं वो सब संगठन के अनुशासन में रहकर और संगठन के दायरे में कर रहे हैं। आप लोगों को बताया जाता है कि आप अनुशासनहीनता करते हैं। वामन मेश्राम क्योंकि वामन मेश्राम खुद कहते हैं कि वामसेव का मतलब वामन मेश्राम, जब वो स्वयं ही राजा हैं तो फिर राजा को तो ये जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है और जो जुडिशरी का काम है, जो बैलाज का काम है, उससे कोई लेना देना नहीं होता राजा को। तो हमने कोई वामन मेश्राम के लिए थोड़ी ना आए थे, हम तो हमारे महापुरुषों के उद्देश्य और विचारधारा के लिए आए थे। अभी आप बहुत सारे आपके स्पीच पढ़े हुए हैं। आप तो वामन मेश्राम को कहते थे पहला ऐसा हमें नेतृत्व मिला है जिसके नेतृत्व में हमें आज़ादी का आंदोलन पूरा करने का मौका मिल रहा है। जब तक वामन मेश्राम सिद्धांतों के लिए जिद से अड़े रहते थे तो कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम किया 35 साल। जब जिस दिन सिद्धांतों के विरोध में उन्होंने स्टैंड लिया तो सिद्धांतों को बचाने के लिए हमने वामन मेश्राम के अगेंस्ट में स्टैंड लिया। ये जो मामला महत्वपूर्ण है, वामन मेश्राम महत्वपूर्ण, सिद्धांत महत्वपूर्ण है। जो अभी तक संगठन में बहुत सारी चीज़ें होती रहीं, बहुत सारे लोगों को निकाला गया, और ऐसा भी आरोप है कि आपके माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को निकाला गया। ऐसा बहुत सारा आरोप है, बहुत सारे लोगों का आरोप है। तो ये जो हो रहा था इस पर आप लोग जो सीनियर लोग थे, बहुत सारे लोगों के सवाल है, किराना सवाल ज़रूर पूछना कि बहुत सारे जो सीसी मेंबर पहले थे उन लोगों ने वामन मेश्राम जब अनियंत्रित होते जा रहे थे, वो ही स्वयं अपने को वामसेव और सब कुछ समझ रहे थे, तब आप लोगों ने लिबर्टी उन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया? देखो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ये तीसरी पीढ़ी चल रही है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे समाज में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संभवतः SC ST OBC माइनॉरिटी में। तो हजारों प्रकार के लोग आते हैं, हजारों स्वभाव के लोग आते हैं, हजारों भाषा के लोग आते हैं, हजारों तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग प्रांत से लोग आते हैं। तो
जब छोटी मोटी गलतियां होती है लोगों की तो उसको गलतियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब जिस बिल्डिंग में आप है उसकी नींव खोदने का काम होगा तो वो जब सिद्धांत विहीनता का काम आएगा, बेज ही खत्म हो जाएगा, तभी स्टैंड लेंगे ना। जब छोटी मोटी गलतियां थी तो उसको हम नज़रअंदाज कर रहे थे, ताकि इतना बड़ा हमारा आंदोलन है तो ये छोटी मोटी गलतियां होती रहे। जिंदा संगठन है तो समस्या आएगी। तो ये जो उस समय जो भी गलतियां रही है तो वो नेतृत्व के आदेश पर ही तो काम हुआ है ना, जो भी हुआ है नेतृत्व के आदेश पर। अगर उसका श्रेय सारा नेतृत्व ले रहा था तो आज विफलता का श्रेय नेतृत्व क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि वामन मेश्राम का जो कह रहे हैं कि अब हमें वामसेप चलाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम भारत बंद करेंगे, एजिटेशन करेंगे, और वामसेप का जो बोझा है उनके ऊपर बहुत दिन से ढो रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने स्वयं को अपने को वामसेप का मतलब वामसेप सिद्ध कर दिया है और वो दूसरा कांसीराम सिद्ध हो गए। जब दूसरा कांसीराम इतना बड़ा अचीवमेंट करके, पहला कांसीराम जब इतना बड़ा परिवर्तन करे गए तो फिर दूसरा कांसीराम को आपको भी स्वीकार करना चाहिए ना। मानवर कांसीराम साहब, राजनीति में इनका एक बहुत बड़ा वजूद था। समकालीन नेतृत्व में, समकालीन नेताओं में सबसे बड़ा वजूद उनका था। उनको मिलने के लिए अटल बिहारी जाता था, उनको मिलने के लिए अडवाणी जाता था, उनको मिलने के लिए मुरली मनोहर जोशी जाता था, उनको मिलने के लिए राजीव गांधी जाता था, उनको मिलने के लिए शरद पवार जाता था, उसको मिलने के लिए नरसिंह राव जाते थे, उसको मिलने के लिए मुलायम सिंह जाते थे, उसको मिलने के लिए लालू यादव जी जाते थे। पिछलगू का उनका कैरेक्टर नहीं था। और अभी जो दूसरा कांतीराम साहब अपने आप को कह रहे हैं तो ये तो पिछलगू का कैरेक्टर है। अरे तो वामन मेश्राम का है कि अगर जो लोग स्वयं जुड़ते नहीं हैं तो स्वयं प्रयास करना चाहिए, तो पहल कर रहे होंगे जाके लोगों को जोड़ने को, राजनीतिक तौर पर बड़ा स्टैंड डेवलप करने को लेकर कांग्रेस को फ्रंट पे रखने का मामला हो, ये भी हो सकता है ना, क्यों पहल कर रहे हैं ना वो। तो वही वामन मेश्राम एक समय कहते थे कि इस जुम्मे नहीं तो अगले जुम्मे आना पड़ेगा आप लोगों को, इस जुम्मे नहीं तो अगले जुम्मे। वहाँ अटल बिहारी जूता लेकर खड़ा है, यहाँ सोनिया जूती लेकर खड़ी है। जूती खाकर आना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। तो सोनिया जूती लेकर खड़ी है, जूती खाकर आओगे तो नो प्रॉब्लम, वो कहते थे। तो क्या हमको उस लाइन में लगना चाहिए, खाने की लाइन में? स्वयं कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया कि हमारा कोई बातचीत भी चल रहा है, सिंगल स्टेटमेंट आया क्या? उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई सिंगल स्टेटमेंट आया उनके? भाव ही नहीं दिया। स्टेट प्रेसिडेंट का भी सिंगल स्टेटमेंट आया? जो बोलते थे मायावती ने 10 साल मनमोहन सिंह को बगैर शर्त पर समर्थन दिया, क्या उन्होंने मांगा? उन्होंने कहा दो, मांगा नहीं, मांगा और दे दिया। अब इधर कांग्रेस बोल ही नहीं रहे, वन साइडेड कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। तो वो कांसीराम साहब में उनका अपना वजूद था, पिछलगू कैरेक्टर नहीं था। ये अति महत्वाकांक्षा ने आदमी को पिछलगू बना दिया है, ये अलग बात है। हो सकता हो वामन मेश्राम का कोई राजनीतिक में बड़ा हस्तक्षेप करने का प्लान हो और आपको वो समझ ना आ रहा हो। तो अभी जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग इधर आ गए। 2024 में ज़्यादा समझ में लोगों को आ जाएगा तो ज़्यादा लोग आ जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा ना। कहीं उन्होंने राहुल गांधी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया, फिर क्या आप करोगे? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, इतना ही औकात होता तो खुद नहीं बन जाते। उन्होंने तो कहा कि मुझे तो नेता और विधायक सांसद बनने की कोई खुजली नहीं है, और कहते जो लोगों को ज़्यादा खुजली है तो उनको कहते हैं ना कि लोगों को बहुत ज़्यादा खुजली सांसद विधायक बने, हमें तो बनने की है नहीं। कन्फ्यूज आदमी है, कन्फ्यूज अभी कन्फ्यूजन हो गया। एक समय वो खुद कहते थे, मेरा ये कहना है जो माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि पावर स्ट्रक्चर में हमें जाना होगा, पार्षद बनना होगा, विधानसभा में जाना होगा, लोकसभा में जाना होगा, हाँ उधर जाना होगा। ये बात समझने के लिए उनको 37 साल लग गया कि हमें उधर जाना होगा। कांसीराम साहब को समझने के लिए 37 साल लगा, बनने के लिए तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। रही बात जो कहते थे कि मुसलमान एक जालिम का जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता। मुसलमान 50 साल से यही गलती कर रहे, बीजेपी ना जाए इसलिए कांग्रेस में जा रहे हैं, ये जो कह रहे थे। तो अब बीजेपी को हरवाने के लिए कांग्रेस जरूर है, इसका मतलब 50 साल पहले वो मुसलमानों को ये बात समझ में आ गई जो आपको समझ में आ रही है। क्योंकि उनके सामने कोई राजनीतिक बड़ा
फ्रंट नहीं दिखाई दे रहा कांग्रेस के अलावा बीजेपी को रोकने को लेकर, क्योंकि बीजेपी लगातार संविधान के ऊपर लोकतंत्र को ख़त्म करने का सबसे ज़्यादा पहल कर रही है, और जो कांग्रेस है वो पहल कम करती थी। हो सकता है उनका ये मिश्राम साहब का आकलन हो सकता है आपके उस आकलन से आपकी जो समझ है वो समझ भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस अलग अलग है, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि उसकी सेम नीतियाँ वही है, लेकिन हो सकता है मिश्राम साहब को विकल्प लग रहा हो। कांग्रेस को यहाँ तक, कांग्रेस ने ही बीजेपी को यहाँ तक पहुँचाया है। बीजेपी उन्हीं नीतियों को फॉलो कर रही है। कांग्रेस ने ही संविधान को निष्प्रभावी बना दिया। सारा काम कांग्रेस ने किया। जो कहते थे कि हिडन एनिमी डेंजर देन ऑलवेज डेंजर देन ओपन एनिमी, खुले दुश्मन से छुपा हुआ दुश्मन ज़्यादा खतरनाक। और कांग्रेस का एक्शन बताते ये साफ ना आते, ये छुपा हुआ है। एक आदमी सतर्क होता है, सामने आता है और छुपा हुआ है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्योंकि परिवर्तन होता रहता है ना समय समय पर। परिवर्तन समय समय पर होता है, व्यक्ति में या सिद्धांतों में? एक सवाल और है मेरा, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जब बामन मिश्राम को बहुत सारे संगठनों का राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व बनाया जा रहा था, तब सवाल क्यों नहीं खड़े किए कि आप वाम से आप चलाओगे, भारत मुक्ति मोर्चा आप चलाओगे, कर्मचारी संगठन आप चलाओगे, बहुजन क्रांति मोर्चा आप चलाओगे, मतलब सारे संगठनों का पावर उन्हीं के हाथ में क्यों चला गया? इस पर आप लोगों ने पाबंदी क्यों नहीं लगाई पहले? जब तक उन्होंने अथॉरिटी का मिसयूज नहीं किया था तब तक इन्होंने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। अब ये अनियंत्रित हो गए तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया और मिसयूज ऑफ फंडिंग किया। वहाँ से लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड मिसयूज ऑफ फंडिंग, दो काम उन्होंने शुरू कर दिया। आपके माध्यम से बहुत सारा लोगों को पता चला ना कि बामसेब का सारा फंड मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट के अकाउंट में जमा। हाँ, मेरे पास वो सबूत है, इसलिए मैंने कहा था। हाँ, तो ये जो करप्ट प्रैक्टिस छुप कर रहे थे वो अभी खुलकर सामने आई, तो जब सामने आएगी तभी तो लोग विरोध करेंगे। आपके ऊपर एक आरोप और है कि आपने बलात्कारी प्रतिभा अम्बेडकर फोन चोर मनोज पासी का समर्थन किया। ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि उन लोगों को बलात्कारी और फोन चोरी के साथ आप गए? आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप होता है जब तक वो फैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। नहीं, मिश्राम साहब ने कहा कि मैंने जांच कमेटी के सामने सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा अम्बेडकर बलात्कारी है। हमने ये कहा 2003 में मिश्राम साहब के ऊपर इससे भी घटिया आरोप लगा था। क्या आरोप था वो? होमोसेक्सुअल का आरोप था, अल्ट्रामर ने लगाया था। उस समय हमने नेतृत्व को बचाने के लिए पूरे देश में जवाब देने का काम हम ही ने किया था, ताकि 20-25 साल लगता है किसी नेतृत्व को निर्माण करने के लिए, और षड्यंत्र के तहत आप टारगेट बनाकर किसी को साइड करना चाहते हो, तो उस समय भी जनरल बॉडी का फेस नहीं किया था वहाँ मिश्राम साहब ने। तो आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता आप उसको आरोपी कैसे, उनको FRI करना चाहिए था। FIR भी मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए और चाहिए था। जेन्युइन तरीका ये, वो लड़की को FRI करना चाहिए था। तो जायज तरीका तो ये होता है उनके ऊपर FRI करते। उल्टा अलग हो गया कि फोन चोरी के आरोप में जो महिलाओं का चरित्र हनन हुआ, उस वायरल हुआ। हाँ, वो मैसेज वायरल हुआ था ग्रुप में। नंदाताई ने लिख कर दिया कि मुझे अनुमति दी जाए, ये जो चरित्र हनन का मुद्दा चल रहा है पूरे भारत में, मुझे उनके ऊपर केस करना है जिन्होंने ये लिखा है। ये नंबर वाले के ऊपर निशा का नंबर था। जैसे ही सचिवालय को लिखा तो विलास का फोन गया उसके पास कि मैडम आप साहब से बात करिए। 2-3 मिनट में साहब से बात हुई। फिर साहब ने कहा नहीं, वो मोबाइल नंबर मेरा है, RSS के 3 लोगों ने चोरी कर लिया था, ये कर लिया था। तो नंदाताई लोगों ने कहा कि अगर RSS लोगों ने चोरी किया तो बहुत गंभीर मैटर है, आप मुखिया के नाते तो आपको तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके बाद सचिवालय की सिक्रेसी कैसे आ गई? 6 लाख लोन की कहाँ से आ गई? तो तुरंत आप RSS के लोगों ने चोरी किया तो मुझे अनुमति दीजिए, मैं उनके ऊपर केस करती हूँ मेरे खर्चे पर। नहीं दिया गया। फिर विलास ने कहा नहीं, मनोज ने चोरी किया था, ये सारे सबूत आ गए। तो बोला मनोज के ऊपर FRI करने का मुझे अधिकार दो। लिखित में उनको सचिवालय ने आदेश दिया कि आपको ये अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो इसके मतलब बामन मिश्राम भी आपराधिक षड्यंत्र 120 भी के अपराधी हो गए ना, बलात्कार और खून चोरी का। तो ये तो सिद्ध हुआ, लेटर है नंदाताई के पास, मना किया कि आपको इन किसी के ऊपर FIR नहीं करना है।
अरे आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे, आरोपी को डरना चाहिए। आरोप लगाने वाला डर रहा है, नहीं उसके ऊपर एफआईआर नहीं करनी है। उल्टा मनोज ने ही एफआईआर किया, मैंने तो सुना है कि मेरे पर ये गलत आरोप है, इसकी जांच की जाए, उसने एफआईआर किया। तो ये जो फैक्ट चीज़ें लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए वो बदनामी का कैंपिंग कर रहे हैं। और एक और आपके आरोप की उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के समय बामन मिश्राम सरकार बनाने को लेकर रैली की गई और सरकार बनाने हस्तक्षेप करने की बात आई, कहीं सपा से गठबंधन और कहीं ओवैसी से, बाबू सिंह कुशवाहा से, कांग्रेस से गठबंधन, ये बहुत उथल पुथल चल रही थी और कहते थे कि बामन मिश्राम सड़कों पर थे। तब आप अपने घर में थे, ऐसा आरोप का ऊपर है कि जब बामन मिश्राम सड़कों पर थे, जंग लड़ रहे थे चुनाव की, और आप घर के अंदर थे और आप एकदम जब चुनाव खत्म हुआ तो आप एकदम निकल कर बाहर आए और बामन मिश्राम पर आरोप लगाने लगे। मैं घर पर था बीमारी की वजह से, वो सचिवालय को सारे रिपोर्ट भेजे, उन्होंने छुट्टी सैंक्शन की। और मेरा ये कहना है कि जो आरोप लगा रहे वो बिल्कुल गलत आरोप इसलिए लगा रहे कि 2017 में हमने चुनाव लड़े थे बहुजन मुक्ति पार्टी से। बहुजन मुक्ति पार्टी ने चुनाव लड़वाया, 182 लोगों को वोट पड़े थे 1,52,838 और विदाउट रिसोर्स, विदाउट मैन पावर के। और 5 साल के बाद अभी 1 साल पूरा अपना लगाए, पूरे होल्टेमर लगाए, पूरी मशीनरी लगाई, करोड़ों रुपया लगाए और चुनाव लड़ाए 92 सीटें और वोट पड़े 60,941। तो इन सारे एपिसोड में ऐसा तो है नहीं कि चुनाव डिक्लेयर हुआ और मैं घर चला गया। मैं 15 महीना पहले घर था। पारिवारिक समस्या, भाई का एक्सीडेंट, मेरा खुद का एक्सीडेंट, जीजाजी का एक्सपायर, छोटी बहन का जिसके बच्चे भी नहीं, वो सारी बातें मेरे को कोई फील्ड में बताने की ज़रूरत ही नहीं। अब उनको लगता है ये आदमी 35 साल के बाद कभी घर का बहाना नहीं बनाया तो इसकी कोई पारिवारिक समस्या ही नहीं है। तो ये जो समस्या सामने आई उस सारे एपिसोड में मैंने कोई बीएमपी के विरोध में या किसी के समर्थन में बात किया हो, अन्य पार्टी के, या किसी कैंडिडेट को नर्वस किया हो भाई आप मत लड़ो चुनाव, या एबी फॉर्म ना दिया हो, कोई भी एग्जाम्पल बताए कि उस संदर्भ में इनको साथ सहयोग नहीं किया गया। अब ये अपनी नाकामी और नालायकी को छुपाने के लिए सारा ये खेल चल रहा है बदनामी का, इसके अलावा कुछ नहीं। कहा जाता है कि आप मानदेय जो मिलता था संगठन से वो आपको कम मिलता था, वो आप बढ़ाने को लेकर ये आपने सब बवाल किया। मानधन के लिए मैंने ज़िंदगी कभी लगाई नहीं। मानधन जो भेजा था ना वो भी मैंने अकाउंट में वापस जमा कर दिया, जो मिला था ना घर बैठे, वो भी मुझे जो दिया गया भेजा था, मना करने लिखित में दिया था बगैर मानधन के मेरे को छुट्टी चाहिए, भेजा, वापस भी किया, पहली बार दोबारा भेजा तो वो सारा वापस कर दिया, लास्ट में भेजा वो भी वापस कर दिया। अगर मानधन के संदर्भ में होता तो सवाल है नहीं है ये आरोपों का वापस करने का सवाल। कहा जा रहा है कि आप जेल ना जाएं, इसको लेकर आप संगठन को तोड़फोड़ कर रहे हैं, बामन मिश्राम को बदनाम करने का आप काम कर रहे हैं। देखो जेल, क्या आपको जेल जाने का डर तो नहीं है? इतना बड़ा क्राइम नहीं है कोई कि फांसी चढ़ जाएंगे। नहीं, वो तो उन लोगों का कहना ना कि हाँ, इतना बड़ा डर नहीं है कोई फांसी चढ़ जाएंगे। जेल भुगतूंगा लेकिन संगठन को वाइंड अप और शेडो बाम से बना नहीं दूंगा, बाम से को वाइंड अप करने नहीं देंगे। इसके लिए ये तो जब उन्होंने कहा कि अब बाम से चलाने की जरूरत नहीं है उसके बाद हमने स्टैंड लिया है। अगर वो ईमानदारी से चलाते तो हमारा कोई विरोध ही नहीं था। बामन मिश्राम के द्वारा, मतलब बामन मिश्राम के जो सोशल मीडिया पे लगातार कैंपेन चला रहे थे, वो खुद कहते थे कि सोशल मीडिया पे जो हो रहा है मेरी इजाज़त से हो रहा है। आपको कहा गया कि आप तो सिलाई का काम करते थे, टेलर थे आप। हाँ, मेरा पारिवारिक काम था, मेरे भाई का काम था। और आपकी एक सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हुई थी कि आप सिलाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कॉलेज के समय में किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, किया है, हमारे परिवार का काम था, मेरे भाई का, बड़े भाई का काम था, स्टूडेंट लाइफ में मैंने वो काम किया है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, मुझे कौन सी शर्म की बात है, अपना पैतरों का काम करने में कोई शर्म। अगर बामन मिश्राम बैठकर मामले को सॉल्व करना चाहें, अपनी गलतियों को मानना चाहें कि हाँ मैंने गलती हुई है, अब क्या करें, तो क्या आप इस पर दोबारा पहल कर सकते हैं? क्या दोबारा जो ये टूट फूट, वो कह रहे टूट फूट हुई है लोगों का, ये जो संगठन पूरे देश में जो उथल पुथल हुई है, क्या ये दोबारा बैठाकर मामला को सॉल्व किया जा सकता है? क्या गुंजाइश बची है? वामन मिश्राम अगर ईमानदारी से बामसेप चलाए होते तो ये सारा बवाल नहीं हुआ होता। तो अभी भी चलाने कार्यक्रम कर रहे हैं।
वो तो बंद करने के कगार पर, प्रासंगिकता ही खत्म हो गई ना बामसेब की, उनका ही कहना है ना। तो क्या उनको बामसेब को बंद करने के लिए उसका साथ सहयोग करना चाहिए? हो सकता है उनका एक्शन या भारत बंद, अभी उन्होंने भारत बंद किया, बता रहे पूरे देश में बड़ा भारत बंद हुआ, धमाका हुआ। और ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग कि मोदी, बामन मिश्राम के भारत बंद से मोदी विदेश भाग गया। वो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। कोई भी घटना होती है वो अपने से जोड़कर ही बताते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए वो संपूर्ण आज़ाद है। अब वो कह रहे कि 19 बार भारत बंद और रह गया और बकाया है, और लास्ट बार में हम जब 20वीं बार करेंगे तो बंदोबस्त कर देंगे ब्राह्मणवादी व्यवस्था का। आप उसमें अड़चन पैदा कर रहे हो। मतलब सिस्टम से बड़ा मैं हो गया, जो सिस्टम हजारों साल गुलाम बनाया वो सिस्टम से मैं बड़ा हो गया, उनका ये कहना है। वो बंदोबस्त ब्राह्मणों का कर रहे हैं और मैं अड़चन कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा ही होता तो 35 साल में 450 जिलों तक 35 साल लगाया नहीं होता। 25 साल की उम्र में आए, अभी 60 साल चल रहा है। तो वामन मेश्राम को वामन मेश्राम बनाने वाले करोड़ों कार्यकर्ता है। जन्म से वामन मेश्राम, कोई वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था, उसको बनाने वाले कार्यकर्ता है, केडर है। तो केडर सारे गुमराह हो गए, अकेले वही ईमानदार, बाकी सब गलत है, सब लोग भ्रष्ट हो गए और वो ईमानदार है। जबकि व्यवहार ये कहता है कि उन्होंने ही सारा मिसयूज ऑफ फंडिंग किया है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया है। आपने कहा कि एक और आपने स्पीच में कहा था कि बामन मिश्राम अपनी बीवी के चक्कर में संगठन को खत्म करने का काम कर रहे हैं, थोपने का काम कर रहे हैं। नहीं, आपने सही तरीके से वो स्पीच सुना नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन को अपनी बीवी और अपने बच्चों से ज़्यादा महत्व दिया था। आजकल के चलाने वाले लोग, बाबा साहब ने आंदोलन के लिए अपना बीवी कुर्बान कर दिया और आजकल के लोग बीवी के लिए आंदोलन कुर्बान कर रहे हैं, यही मिसयूज है। तो सर लास्ट है, काफ़ी टाइम हो चुका है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आरपीआई के नेता भी है, बहुत सारे रामविलास पासवान थे, उदित राज थे, बहुत सारे लोग हैं। आप इसको पिन पॉइंट है कि पूर्वाग्रह से मैं काम नहीं करता। सर आपको उधर से आरोप है कि आप करोड़ों रुपए में बिके हैं, तो आपने कौन से बैंक में करोड़ रुपए जमा किए हैं? थोड़ा हमको भी जानकारी देने का काम करें ना। तो करोड़ रुपये में बिके, ये आरोप है। और अगर ये आरोप सच होता तो मैं आपको जानकारी देता। अब ये आरोप सत्य नहीं है तो मैं जानकारी क्या दूँ? नहीं, आप इतने कार्यक्रम सब कर रहे ताम झाम के साथ में, पैसा कहाँ से आ रहा है? कार्यक्रम अभी 2 महीने में 60 लाख रुपया लोगों ने खर्च किया है। यहाँ 500 लोग आए, एक एवरेज 5000 खर्चा किया है। आप यहाँ आए, उन 500 में से किसी को पूछो कि आपको किराया भाड़ा आरएसएस ने दिया है क्या? वो तो मेरे अपने खर्चे से आए हैं ना। हाँ, वो तो अपने खर्चे से आए हैं। अपने खर्चे से। मतलब मेरा कहने का मतलब उधर से आरोप है कि आप लोगों से पैसा ले रहे, जो आरएसएस ने आपको करोड़ों रुपए दिया है वो कहाँ रखा हुआ है? ये मैं ये कह रहा हूँ, अगर आरएसएस ने मुझे खरीदा और तुम ईमानदार लोगों को नहीं संभाल पा रहे, ये नालायकी किसकी है? साथियों, बहुत सारे सवाल साहब से मैंने पूछे हुए, जो सवाल सोशल मीडिया पे थे। ऐसा नहीं कि मैंने एक पक्षपात रखने का काम किया, मेरे ऊपर भी आरोप लगाए गए, बहुत सारे मुझको भी बदनाम करने का काम किया गया कि मैं भी आरएसएस के भिक्षुक हूँ। लेकिन जो सिद्धांत है, एक विचारधारा है, और सिद्धांत से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। सर सही बोल रहा हूँ ना? सिद्धांत से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। तो सिद्धांत, जब सिद्धांत के विरोध में कोई व्यक्ति जाता है तब विद्रोह खड़ा होता है। तो ये विद्रोह जो वामसेब में हुआ, और वामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, वर्तमान में पूर्व हैं, क्योंकि सीसी मेंबर सुप्रीम पावर, आप उसका जो बैलाज वामसेब का बनाया गया, दीना भाना खपाटिया साहब और भी लोग उसमें शामिल थे, उसको अध्ययन करो तो उसमें सुप्रीम पावर जो पावर है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगाम लगाने का, वो सीसी मेंबर के पास में है। उन्होंने उनको हटाने का काम किया लीगल तौर पर, डॉक्यूमेंट्री तौर पर। और इस समय जिस तरह से वामसेब को कुमार काले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और पूरे देश में विस्तार चल रहा है, लेकिन बामन मिश्राम अलग अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्ध करके और उन्होंने गूगल मीट पर अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया है। तो ये कहाँ तक प्रासंगिक है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार काले हैं कि बामन मिश्राम है? वो समय बताएगा, सही समय बताएगा। अभी तो कुमार काले ही है, कुमार काले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जनरल बॉडी ने बुलाया, उन्होंने जनरल बॉडी वाइंड अप कर दिया। सीसी को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया है। वामसेब के बायलॉज के तहत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरल बॉडी नहीं बुलाता तो वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर है जनरल बॉडी बुलाने का, सीसी मेंबरों के पास पावर है जनरल बॉडी बुलाने का। सीसी मेंबरों ने जनरल बॉडी बुलाया,
इंजीनियर जयप्रकाश ने लिख कर दिया था कि सर आप जनरल बॉडी बुलाइए। वामन मेश्राम को इंजीनियर जयप्रकाश ने लिख कर दिया था कि आप जनरल बॉडी बुलाइए और इसका निराकरण करिए। फिर क्या आप जवाब मिला? जवाब ही नहीं मिला। भांजी भाई ने कहा कि आप इसको रोकिए, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है। बोला मैं ही करवा रहा हूँ। तो जो जनरल बॉडी बुलाना ही नहीं चाहता, जिसको जनरल बॉडी बुलाना चाहिए था, वो बुला ही नहीं रहा है। मार्च से अभी तक का नहीं बुलाया। तो उन्होंने जनरल बॉडी बुलाया। जनरल बॉडी को उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जनरल बॉडी में बुलाकर मिनट्स तैयार किया और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से खारिज किया। और ये सारे के सारे रजिस्टर को हमने दिया है कि ये सारा का सारा बामसेब के संविधान के विरोध में उन्होंने निर्णय लिया। उसके सारे डॉक्यूमेंट हमने दिया। तो लीगल के तौर पर आज की तारीख में कुमार काले राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके बावजूद भी उनको लगता है तो कुमार काले को नोटिस देना चाहिए कि आप फर्जी है। आपको जब आपने बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दिया तो प्रतिक्रिया आई कि बहुजन मुक्ति पार्टी में लगा हुआ ग्रहण हट गया, खासकर उनकी लुगाई की तरफ से। वो मेरे पास में रखा हुआ है। तो क्या आप बहुजन मुक्ति पार्टी में ग्रहण के तौर पे काम कर रहे थे? अब जब जिसके पास कुछ भी नहीं होता, तर्कसंगत बातें सैद्धांतिक के आधार पर, वो सिद्धांत के आधार पर टिक नहीं पा रहे, विचारधारा के आधार पर टिक नहीं पा रहे वैचारिक रूप से। जब बोला जाता है आपने जन्मदिन क्यों मनाया, नहीं लोगों ने भावना थी, लोग मना रहे, तो सचिवालय से आपने लेटर क्यों निकाला? सैद्धांतिक आधार पर टिक नहीं पा रहे। तो फिर कथा कहानी शुरू होती है, फिल्मों की कहानियाँ शुरू होती है, या फिर मुहावरे शुरू होते हैं, कमेंटें शुरू होती है। तो उस तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पर कौन क्या कहता है। मुझे क्या करना चाहिए मिशन के लिए, सिद्धांतों के लिए, वो निर्णय मैंने लिया। जिन्होंने ये कहा सोशल मीडिया में, किन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूँ। मुझे लगता है लोगों ने फिर उसको जवाब भी दिया कि सबसे बड़ा ग्रहण तो बामसेब में आप हो। हाँ, वामन मेश्राम जिन्होंने भी कहा, जिन्होंने, मुझे नहीं लगता कि मेश्राम साहब ने इस तरह कमेंट किया है। नहीं, वो निशा मैडम ने। हाँ, तो लोगों ने उसका प्रतिक्रिया कहा कि मैडम बामसेब में सबसे बड़ा ग्रहण आप हो, आप हट जाए तो सारा का सारा मामला सुलझ। मैं नहीं कर रहा हूँ, लोगों ने ऐसा कमेंट किया, काउंटर करने का काम। हाँ, तो सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चलती रहती है, उसको सीरियसली मैं लेता नहीं हूँ। अब डॉक्टरों ने बोला है कि सीरियसली नहीं लेने का। मानसिक तौर पर कुछ आपने ही चलाया। हाँ, वो उनकी हालत थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ, मानसिक रूप से संतुलन ठीक नहीं है। तो अब उन बातों को सीरियसली लेने का मैं तो नहीं लग रहा हूँ, इसलिए मैं आज तक कोई कमेंट कर नहीं रहा हूँ। अब आपने इंटरव्यू लिया, सवाल पूछा तो जवाब नहीं देते, तो आपको लगता है कि मैं जवाबों से बचना चाहता हूँ, तो उसके संदर्भ में ही बोला। मेरा आज भी किसी प्रकार का कोई कमेंट, लूज कमेंट, इंडिविजुअली कमेंट किसी के ऊपर नहीं है। आज से पूर्व में जो चलेंगे ना, उनके परिवार और उनके पर्सनली कमेंट पर, कैरेक्टर पर मैंने कमेंट नहीं किया है आज तक, जितने भी तोड़फोड़ हुए। अब उन्होंने ये सारा पर्सनली रिवेंज के तौर पर कमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब उनके पास जवाबदेही का अभी कुछ है नहीं। तो उनके पास जो जुड़े हुए उनसे, उनको बचाया कैसे जाए, इतना ही है। सर मेरा लास्ट, अगर ईमानदार होते तो उनको कहना चाहिए, जैसे हम कह रहे कि उधर भी सुनो इधर भी सुनो, अपना निर्णय बनाओ। उधर भी सुनो इधर भी सुनो और आप खुद ही अपना निर्णय बनाओ। तो हमने तो पाबंदी नहीं लगाई। हमारे कार्यक्रम में वही पाबंदी लगाते हैं। 200 टिकटें हमने कैंसिल करवा दी, 70 कैंसिल करवा दी। हमने उनको कहा उधर मत जाना, सुनोगे तो गद्दार घोषित किए जाओगे। इतना डर काय का भाई, काय का डर लग रहा है? लोगों को जजमेंट करने दो, उधर भी सुनो इधर भी सुनो, जो सही होगा वो जजमेंट होने दो। पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, वो अपना विवेक बुद्धि से जजमेंट बनाएंगे। तो आप को डर होना नहीं चाहिए। आपको तो खुलकर कहना चाहिए कि आप उधर भी सुनो इधर भी सुनो, कंपेयर करो और अपना निर्णय बनाओ। तो सुनने में आपको डर लग रहा है, वीडियो किसी का देखने में डर लग रहा है, कहीं जाना कहीं है वो तय करेंगे, सुनना क्या है वो तय करेंगे, यूट्यूब में देखना क्या है वो तय करेंगे, शेयर क्या करना है वो तय करेंगे। तो ये तो नया मनुस्मृति लागू हो गया भाई। क्या बोलना है वो, हाँ, कहाँ जाना है वो डिसाइड करेंगे, क्या कहाँ किसको सुनना है वो डिसाइड करेंगे, क्या बोलना है वो डिसाइड करेंगे। तो ये इतना डर नहीं होना चाहिए। तो सर आपको गद्दार का सर्टिफिकेट दिया गया वामन मेश्राम, तो आपको कैसा लगा जब आपको गद्दार का सर्टिफिकेट दिया? उन्होंने दिया, मैंने लिया नहीं ना। अच्छा, आपने स्वीकार नहीं किया? नहीं किया।
स्वीकार नहीं किया, तो उनके पास रहा है, उनके पास रहा है। साथियों, आप देख रहे थे पूर्व बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL मातंग सर, और वर्तमान में वामसेप के प्रचारक के तौर पे काम कर रहे हैं। और वामसेप को जिस तरह से कहा जाता है कि बचाने का काम किया, जो बामन मिश्रा वामसेप को चलाना नहीं चाहते थे, तो BL मातंग सर ने उस पर पहल की और उन्होंने कहा कि मैंने वामसेप को बचाया। तो साथियों, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब मिलने का काम किया है। अब मुझे भी मौका मिलेगा कि मेरी भी जिम्मेदारी कि बामन मिश्राम सर का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, इंटरव्यू किया जाए। मैं इस पर प्रयास करूँगा, पहल करूँगा। कोई बात नहीं, वो भी अभी हम लोग उनके साथ काम करते रहे, वो हमारे लिए बुरे नहीं हैं। सिद्धांत से भले भी वो भटक गए हैं, लेकिन वो हमारे हैं। तो उनसे भी मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा, उनसे भी इंटरव्यू करूंगा और बहुत सारे सवाल जवाब करूंगा। तो साथियों, जो BL मातंग सर ने सवाल किए कितने प्रासंगिक है, कितने सही हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और सही और गलत क्या है इसके बारे में ज़रूर हमें अपना मार्गदर्शन करें। सर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, BM TV का धन्यवाद। साथियों, आप देखते हैं BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना ही।